हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस 2023 जून सेकंड शिफ्ट में होने वाले पेपर के बारे में। तो शुरू करते हैं। यहाँ तक हमारा पेपर 1 खत्म होता है 50 क्वेश्चन तक। 50 के बाद 51 से 150 तक पूरा 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस का है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है विम विम किमलिका के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा अधिकार सामूहिक अधिकार नहीं है। तो इसमें स्वशासी अधिकार, बहुल जातीय अधिकार, विशेष प्रतिनिधि अधिकार, त्वरित विचारक का अधिकार। तो इसमें से त्वरित विचारक का अधिकार पिंडलिका का नहीं है, बाकी तीनों हैं कि सामूहिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित में से किन्होंने विमर्शी लोकतंत्र की परिभाषा बहुलवादी संघ के रूप में दी है। तो इसको दिया है जे कोहेन ने। जे कोहेन कहाँ है हमारे ऑप्शन में? तीसरे में है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन चिंतक सार्वभौम लोकतंत्र के पक्षधर हैं। तो ये हैं कांट साहब। ऑप्शन नंबर तीसरा कांट सही हो जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा गया है? निम्नांकित में से किनका कथन है कि मार्क्स द्वारा 1845 में स्वयं को लिखे गए लघु 11 परिच्छेदों या शोध प्रबंध में प्रैक्टिस का विचार सर्वाधिक स्पष्ट पल्लवित होता है। तो ये होता है BR नेल्सन। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? निम्नांकित में से कौन सा एक विचारक इस कथन के साथ समीकृत किया जा सकता है कि उनके तापस या तपस्वी साम्यवाद को प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य इच्छा या आकांक्षा का उद्देश्यों से दूर जाना है। तो ये हैं प्लेटो साहब। ऑप्शन नंबर दूसरे में है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 56 में कहा गया है कि निम्नांकित में से किस विचारक का यह मत है कि कोई भी नागरिक इतना अधिक धनी नहीं होना चाहिए कि वह किसी दूसरे को खरीदने में सक्षम हो जाए और इतना निर्धन नहीं हो कि उसे स्वयं को बेचने के हेतु विवश होना पड़े। तो ये सब जानते हैं, रूसो साहब ऐसा बोलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित किसी विद्वान ने JS मिल की आलोचना में यह चिन्हित किया है कि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व आचरण को विभिन्न उपखंडों में नहीं पृथक कर सकते। तो ये कहा था बारकर ने। बारकर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जा रहा है, बारकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? यह किसका कथन है कि यदि जीवन का केवल मात्र एक उद्देश्य होता तो दास और क्रूर जानवर अवश्य ही एक राज्य का निर्माण करते हैं। तो ये अरस्तु ने कहा था। तो अरस्तु है दूसरे ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है 59 कह रहा है कि फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। 60 नंबर कह रहा है कि किसने कहा था सच्चाई यह नहीं है कि पश्चिमी राष्ट्रवाद के मूल और केंद्र में और संघर्ष की आत्मा और विजन निहित है। तो ये कहते हैं RN टैगोर जी। ऑप्शन नंबर दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हमारे दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 61 में कहा गया है कि श्री अरविंद के अनुसार आध्यात्मिक क्रांति का कार्य आधारित है सच्ची चेतना, संसदीय लोकतंत्र, उग्रवाद, मानववाद, व्यक्तिवाद। तो सच्ची चेतना पर आधारित है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया है? किसने कहा था उग्रवादी न तो राष्ट्र न ही वर्ग के संबंध में चिंतन करता है, इसकी चिंता मानव है। इसकी चिंता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता है। तो ये कहते हैं MN रॉय जी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 63 में कहा है कि स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं रॉल्फ मिलीबैंड। कहाँ है? चौथे ऑप्शन में। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 64 नंबर। इसमें क्या कहा गया है? तुलनात्मक राजनीति में सामाजिक आंदोलनों के प्रक्रिया मॉडल के प्रस्तावक निम्नलिखित में कौन है। तो इसके प्रस्तावक हैं डग मैक एडम्स। तीसरे ऑप्शन में दिए हुए हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 65 नंबर। 65 में क्या कहा गया है? सामूहिक कार्रवाई का तर्क जिसमें तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में हित समूहों के अभियोजन लामबंदी की व्याख्या निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा की गई है। तो ये की गई थी मार्क्स ओल्सन के द्वारा। मार्क्स ओल्सन कहाँ है? हमारे दूसरे ऑप्शन में। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। इसमें क्या कहा गया है?
कल्याणकारी राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शासन रिचर्ड टिटमस के कल्याणकारी राज्य के वर्गीकरण के संस्थानिक पुनर्वितरण के अनुरूप है? तो यह है स्कैंडिनेवियाई सामाजिक लोकतांत्रिक शासन के अनुरूप है, जो कि हमारे दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 67 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित किस राजनीतिक विचारक ने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस जे मार्केंथाउ द्वारा प्रस्तुत यथार्थवाद के सिद्धांत को पुनर्सूत्रबद्ध किया? तो ये किए थे एन टिकनर ने। किसने किया था? एन टिकनर। तीसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, तीसरा हमारा सही जवाब हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 68 नंबर। 68 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित किसके संकल्प को ध्यान में रखकर महिलाओं की परिस्थिति संबंधी आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी ECOSOC द्वारा, या फिर इसको कहते हैं इकोसॉस। इंग्लिश वाला यहाँ थोड़ा बेस्ट पड़ता है इकोसॉस बोलने में। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 69 नंबर। इसमें क्या कहा गया है? एक मिनट, ये इकोसॉस हो गया, ठीक है। 69 नंबर, ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा समझौता देश विशिष्ट उत्सर्जन लक्ष्यों संबंधी रूपरेखा नहीं निर्धारित करता है किंतु जलवायु परिवर्तन उपशमन पर बल देता है? तो यह है पेरिस समझौता। चौथा में से ऑप्शन सही हो जा रहा है हमारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है 70 नंबर। इसमें क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का संतुलन प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित आदर्शवादी विचार का मत है। क्या मत है? गुप्त कूटनीति, निरस्त्रीकरण, स्वेच्छाचारी शासन या फिर युद्ध? तो यहाँ आदर्शवादी विचार वाला कौन सा होगा? ये होगा निरस्त्रीकरण। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 71 नंबर में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश नाम का सदस्य देश नहीं है, मतलब कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुटनिरपेक्ष संघ का सदस्य देश नहीं है? तो बुर्किना फासो है, अंगोला भी है, कैमरून भी है, दक्षिण सूडान, यह देश नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बढ़ते शीत युद्ध की स्थिति में भारत के दृष्टिकोण के बारे में कहा था? वे एशिया में हमारे पड़ोसी हैं और हमें अनिवार्यतः अनेक समान कार्य करने होंगे और एक दूसरे के साथ कार्य करने होंगे। तो ये कहा था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा गया है? एनवाय टू नेहरू नामक आलोचनात्मक विद्वतापूर्ण इतिवृत्त के लेखक कौन है? एनवाय टू नेहरू के लेखक कौन है? तो इसके हैं स्कॉट रीड। ऑप्शन नंबर 1 में दिए हुए हैं। तुम्हारा पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है। स्कॉट रीड इसके सही उत्तर है। अगला सवाल है 74 नंबर। इसमें क्या कहा गया है? राजीव गांधी की 6 देश 5 महाद्वीप शांति पहल पर सहयोग का उद्देश्य वाला अभियान था। तो यह था टू एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिकीय परमाणु परीक्षण को समाप्त करने हेतु। पहला ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा नगरपालिकाओं में निर्वाचित अध्यक्ष का पूरा स्थापन निम्नांकित में से किसने अभिग्रहित किया गया था? तो यह किया गया था 1870 में लॉर्ड मेयो संकल्प द्वारा। ये दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष पंचायती राज के उपबंध का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक किया गया? तो यह किया गया था 1976 में। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 77 नंबर। इसमें क्या कहा गया है? संविधान के किस अधिनियम द्वारा सीमित मताधिकार की शुरुआत की गई थी? सीमित मताधिकार की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 1892 में। कहाँ है ऑप्शन में? 1892 पहला वाला दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला सवाल है 78 नंबर। इसमें क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार निम्नांकित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है? आत्महत्या का अधिकार, निजता का अधिकार, सरकार द्वारा फांसी दिए जाने के विरुद्ध अधिकार, उत्तम स्वास्थ्य का अधिकार। तो आत्महत्या का अधिकार नहीं है, बाकी सारे आपको मिल जाएंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है। आत्महत्या का अधिकार नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। इसमें क्या कहा गया? रीमैपिंग इंडिया न्यू स्टेट एंड देयर पॉलिटिकल ओरिजिन्स नामक पुस्तक किनकी कृति है? तो यह है लुईस टिलिन की। किसकी? लुईस टिलिन है। दूसरा ऑप्शन में दिए हुए हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही जा रहा है, लुईस टिलिन। अगला सवाल है 80 नंबर।
इसमें कहा है निम्नांकित में से किस कथन से भारत में राजनीति का जेंडर के आधार पर प्रशासन होने के फलस्वरूप लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने का निरूपण होता है। तो ये रहा आपके सामने चारों ऑप्शन। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इसमें क्या कहा गया है, ऊंची जाति की महिलाओं द्वारा मूक क्रांति किया जाना। ऊंची जाति की महिलाओं द्वारा मूक क्रांति किया जाना, ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। एनटीए ने तीसरा ऑप्शन को सही माना है। अगला सवाल है 81 नंबर। इसमें क्या कहा गया है, निम्नांकित में से किनका तर्क था कि गैर सरकारी संगठनों के सामाजिक आंदोलन के साथ संयोजित होने की दशा में कभी कभार गैर सरकारी संगठनों ने अपने राजनीतिक एजेंडे में परिवर्तन किया है। तो ये था नीरा चंडोक द्वारा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है, नीरा चंडोक। अगला सवाल है 82 नंबर। इसमें क्या कहा गया है, निम्नांकित में से किस विद्वान का कथन है कि समयानुक्रम में यद्यपि जब नेहरू जीवित थे कांग्रेस पार्टी आंदोलन न होकर एक दल और सरकार का स्वरूप ग्रहण कर ली। तो ये था रजनी कोठारी। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, रजनी कोठारी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83। इसमें क्या कहा गया है, निम्नांकित में से किस चिंतक ने कहा था कि अमूर्त तथ्य, अभिमत, सुझाव और संदेश जिन्हें औपचारिक माध्यमों से नहीं प्रेषित किया जा सकता उन्हें अनौपचारिक माध्यमों से प्रेषित किया जाता है। तो यह है चेस्टर बर्नार्ड। को ऑप्शन नंबर 4 का सही हो जा रहा है उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 84 नंबर क्या कर रहा है, लोक प्रशासन के उद्विकास के किस काल को गवेषणात्मक काल कहा जाता है, या फिर द एक्सप्लोरेटरी पीरियड किसको कहा जाता है। यह कहा जाता है 1887 से 1910 के बीच के काल को। पहला ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। इसमें कहा है कि MP फॉलेट के अनुसार संगठन के सिद्धांत में कौन सा समन्वय प्राप्ति का माध्यम नहीं है। समन्वय प्राप्ति का माध्यम नहीं है। इसके सारे ऑप्शन देखिए सामने, और इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा समन्वय यह नहीं है दूसरा ऑप्शन, बाकी सारे हैं। NTA द्वारा इसका दूसरा ऑप्शन सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में किस चिंतक ने मानसिक क्रांति की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था। मानसिक क्रांति, इसको आप सभी ने पढ़ा होगा। मानसिक क्रांति की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया था, M.W. टेलर ने। M.W. टेलर ने मानसिक क्रांति की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट भारत सरकार के नागरिक चार्टर से संबंधित एक विस्तृत वेबसाइट है। तो ये है goicharter.nic.in वाला। कहाँ इसमें तीसरा goicharter.nic.in, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। 88 नंबर नीति आयोग से संबंधित है। निम्नलिखित किस तिथि को कैबिनेट सचिवालय संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको लगातार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है 1/1/2015। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। 89 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने पब्लिक पॉलिसी मेकिंग रीएक्जामिन्ड एंड डिज़ाइन फॉर पॉलिसी साइंसेस नामक पुस्तक लिखी। तो यह किसने लिखा था, थॉमस आर डाई। थॉमस आर डाई दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित कौन सी आयोग समिति ने पहली बार लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का की संस्तुति किया था। तो यह किया था प्रथम प्रशासनिक आयोग सुधार आयोग द्वारा। पहला ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। 91 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हेरोल्ड जे लास्की से संबंधित है। चारों ऑप्शन को देखिए। तो इसमें से इसका पहला ऑप्शन सही है, ABC, बाकी डी वाला गलत है। तो ABC में क्या कहा गया है, प्रत्येक राज्य स्वयं अनुरक्षित अधिकारों से जाना जाता है। दूसरा, अधिकार से तात्पर्य उन कतिपय ऐतिहासिक दशाओं से नहीं है जो बाल्यावस्था में प्राप्त था, किंतु प्रक्रम में हम उनसे वंचित हो गए। वस्तुतः अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य सामान्यतया सर्वोत्तम जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। तो ABC इसका सही जवाब है, बाकी लास्ट वाला चौथा गलत है इसका। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। 92 में क्या कहा गया है, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य अमर्त्य से द्वारा वर्णित समानता के दृष्टिकोण से संबंधित है। समानता के दृष्टिकोण से संबंध है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, ऑप्शन पॉइंट नंबर B, C और D, B, C, D।
बी क्या कह रहा है, नैतिक का संबंध केवल एकता से नहीं है। सी, मूलभूत योग्यता संबंधी समानता उस नैतिक भलाई का आंशिक निर्देशन है जो समानता के विचार से सहसंबद्ध है। मूलभूत अभियोग्यता के सूचक यथाउपयोगिता का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। तो बी सी डी चौथा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। 93 में क्या कहा गया है, निम्नांकित में से किन विचारकों का मत है कि स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है क्योंकि संपत्ति संपन्न वर्ग के पास अन्य व्यक्तियों पर प्रभुत्व की शक्ति होती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा में क्या कहा है, ए बी और डी। ए क्या है, रूसो, बी मार्क्स और डी एंजल्स। तो इसका रूसो, मार्क्स और एंजल सही उत्तर हो जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 94 में क्या कहा गया है, फ्रेंच फैनन की पुस्तक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क निम्नलिखित अध्याय शामिल है। तो उसमें कौन कौन सा अध्याय शामिल है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा। एनटीए ने चौथा उत्तर सही माना है। इसमें क्या है, ए सी और फिर बी। ए क्या है, द निग्रो एंड लैंग्वेज, निग्रो एंड साइकोपैथोलॉजी, निग्रो एंड रिकॉग्निशन। ये तीन ऑप्शन सही है, बाकी ये निग्रो एंड कल्चर वाला ऑप्शन गलत है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जा रहा है। ये देखिए ये वाला ऑप्शन और नीचे ये जो है, ये दोनों सेम है। ऊपर इंग्लिश वाले का था, नीचे हिंदी वाले का है, दोनों सेम सेम है। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अगला सवाल है 95 नंबर। 95 नंबर क्या कह रहा है, ग्रामसी का अभिमत है कि, क्या अभिमत है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। ए बी सी डी मतलब कि सारे ही ऑप्शन इसके सही हैं। ये क्या है, प्रगति एक विचारधारा है और बिकमिंग एक दार्शनिक अवधारणा है। बिकमिंग एक दार्शनिक अवधारणा है जिसमें प्रगति का विचार अनुपस्थित है। प्रगति एक विशेष मन स्थिति पर निर्भर करता है। प्रगति और बिकमिंग का उद्भव एक ही समय में हुआ है। चारों ऑप्शन इसके सही है, मतलब दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 96 नंबर। 96 में क्या कहा गया है, यदि सत्याग्रह का के गांधीवादी विचार को एक संवाद के रूप में माना जाता है तो निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। सही नहीं है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, मतलब कि बी और सी। ये दोनों जो है कि कथन सही नहीं है। बाकी दोनों गांधी के सत्य के रूप में संवाद को सुसाध्य बनाता है, ये सही है। सत्य की खोज एक साझा प्रयोग है, ये दोनों सही है। हालांकि पूछा गया इसमें से सही नहीं है, तो इसमें से इसके अलावा जो दोनों बचे हुए हैं ये दोनों सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी। तीसरे ऑप्शन में पढ़ रहा है, पॉइंट नंबर बी सी, तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें क्या कहा गया है, कौटिल्य के अनुसार भावी आक्रांता अपने राज्यों की प्रभुत्व वाले क्षेत्र में विदेश नीति के 6 विधियों में निम्नलिखित में किनका प्रयोग करते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, मतलब पॉइंट नंबर ए सी और डी। ए सी और डी। ए में कहा है शांति स्थापना, सी में शांत रहना और डी में समर्थन प्राप्त करना। बाकी ये ऑप्शन दूसरा वाला जो है गैर अहिंसा की स्थिति बनाए रखना, ये सही नहीं है। तो ए सी डी सही जा रहा है, तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के पुनर्गठन के जेपी नारायण योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। कौन से सही है, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, मतलब कि ए सी और डी। ए में क्या कहा है, उन्होंने निचले स्तर से स्वराज्य को पुनर्जीवित करने की अपेक्षा की। ग्राम सभा जमीनी स्तर के लोकतंत्र के आधार के रूप में कार्य करेगी। यह पंचायती राज की विभिन्न इकाइयों के बीच सांगठनिक संबंध स्थापित करने में भी संलग्न होगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99। 99 में क्या कहा गया है, यूरोप के राष्ट्रवाद के एरिक हॉब्सबॉम के सिद्धांत की मूल विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, बी और सी। बी और सी क्या कर रहा है, उसने राष्ट्रवाद को परिभाषित किया है उदाहरण के रूप में परंपराओं का पुनर्सृजन। उसने पृथकतावादी राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाले समूह के रूप में निम्न बुर्जुआ वर्ग को चिन्हित किया। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया, बी और सी। अगला सवाल है 100 नंबर। 100 नंबर क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का प्रयोग लोगों की अभिवृत्ति मतलब तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन के लिए किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, बी और सी ऑप्शन। व्युत्क्रम सिद्धांत और रॉबिन्स का सिद्धांत। बाकी सारे सिद्धांत जो कुछ दिया हुआ है वो गलत है। एनटीए के हिसाब से पहला ऑप्शन इसका बी और सी पॉइंट नंबर सही है। अगला सवाल है 101 नंबर। इसमें क्या कहा गया है? जुआन लिंच और अल्फ्रेड स्टीफन द्वारा दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ए सी और ई। ए सी और ई। नागरिक समाज और राजनीतिक समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विधि का शासन लोकतंत्र के समेकन की शर्त है। आधुनिक लोकतंत्र में आदेश विनिमय और दोहन की प्रभावी क्षमता होती है। पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया एनटीए के हिसाब से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्या कह रहा है? मानवतावादी हस्तक्षेप के लिए औचित्य निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो यह निहित होता है वैश्विक परस्पर निर्भरता, क्षेत्रीय स्थिरता में। बाकी राष्ट्रीय नैतिकता बोलता में नहीं होता। तो ए और डी ऑप्शन नंबर सही है, मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 103। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन आतंकवाद पर वैश्वीकरण के प्रभाव को निरूपित करता है? इसका तीसरा ऑप्शन सही है, ए बी सी। डी वाला गलत है। ये क्या कर रहा है? वैश्वीकरण के फलस्वरूप पूर्ण विचार और वस्तु का विनिमय करना सुगम हो गया है, जिनका प्रयोग आतंकवादी समूह करते हैं। इंटरनेट के कारण आतंकवादी नए अनुयायियों की भर्ती करने लगे हैं। नई प्रौद्योगिकी के कारण आतंकवादी अत्यधिक विस्तृत वैश्विक नेटवर्क में अपना कृत्य का निष्पादन कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी, मतलब तीसरा वाला सही हो जा रहा है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। 104 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्याय संगत युद्ध के सिद्धांत को का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए सी और डी। ए सी और डी। अंतिम उपाय के रूप में युद्ध अनिवार्यतः नैतिक रूप से स्वीकार्य लक्ष्यों के आधार पर ही घोषित किया जाना चाहिए। युद्ध के फलस्वरूप हानि से अधिक लाभ होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर। कूटनिरपेक्ष से संबंधित है ये। कूटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता के मानक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ए और सी। देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। वह देश जो राज्य के सह अस्तित्व पर केंद्रित स्वतंत्र नीति को अपनाया हो। बाकी ये जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों गलत हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। दूसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय विदेश नीति पर वैकल्पिक दृष्टिकोण के उदय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ए सी डी ई, मतलब डी वाला नहीं है। यहाँ एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। आई के गुजराल ने उसका नेतृत्व किया था, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। तो दूसरा ऑप्शन जहाँ जहाँ भी होगा हम उसको एलिमिनेट कर देंगे अपने आप ही। तो हमारा दूसरा ऑप्शन निकल कर बाहर आ जाएगा। पढ़ने की इच्छा हो तो पॉज करके पढ़िएगा, उसके बाद पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर। इसमें क्या कहा गया है? 2001 से रणनीतिक सहयोग में अमेरिका समर्थन में भारत के पहलों की सूची में निम्नलिखित में कौन कौन सम्मिलित है? तो इसमें केवल तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरे में ऑप्शन नंबर सी ही दिया हुआ है। सितंबर 2005 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अनुपालन शासी मंडल की बैठक में ईरान को एनपीटी के अनुपालक देश घोषित करने में भारत ने अमेरिका साथ मतदान किया था। ये सही है, बाकी दोनों ऑप्शन ऊपर के गलत हैं। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर। 108 क्या कह रहा है? संसदीय कार्रवाई के संबंध में कौन सा निम्नलिखित कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए सी और डी। ये क्या कह रहा है? तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और पूरक प्रश्नों में भी इसका अनुसरण किया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों के द्वारा इसे मान्यता दिए जाने की आवश्यकता होती है। शून्यकाल की शुरुआत प्रश्नकाल के तुरंत बाद हो जाती है और दिन भर के लिए कार्यसूची तक यह चलता रहता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर। 109 क्या कह रहा है? भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका चौथा ऑप्शन सही है, ए बी सी, मतलब कि सारे ही ऑप्शन सही हैं। ये क्या कह रहा है? मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 के अधीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थतम भी उच्चतम न्यायालय में आरंभ हो सकता है।
अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय के पास विशेष सलाहकारी अधिकारिता है। संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय को व्यापक मौलिक अधिकारिता दी गई है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ABC तीनों ऑप्शन। पॉइंट। अगला सवाल है 110 नंबर। 110 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से क्या भारत में जाति आधारित राजनीति के बारे में MN श्रीनिवास के कथन नहीं है। कथन नहीं है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा हम कह रहे हैं B और C। B और C नहीं, बाकी पहला है, लास्ट वाला भी है। BC तो गलत ही है। A D पढ़ लेते हैं जो उनके फेवर में है, जो उन्होंने समर्थन किया है। भारत में जाति के आधार पर 36 एकजुटता है। राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र मेलन विभिन्न जातियों के मत इस पर रही है। ये दोनों सही है, बाकी B और C वाला सही नहीं है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जा रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ पर पूछा है कि अरविंद पनगरिया के अनुसार 1980 के दशक में निम्नांकित अर्थव्यवस्था में से किन दो कारणों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि हुई। तो यह हुई थी ऑप्शन नंबर 1 B और D। निजी कंपनियों के लिए निर्यात प्रोत्साहन, अपेक्षाकृत अधिक यथार्थपरक विनिमय दर नीति। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। 112 में कहा गया कि फ्रेडरिक टेलर के प्रकार्यात्मक फॉर्मैनशिप के अनुसार शॉप फ्लोर के सेवार्थ निम्नलिखित में से कौन से अवयव सम्मिलित हैं, जिसकी व्याख्या उन्होंने प्रबंध सिद्धांत में की है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, A B और E। A B और E। स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, निरीक्षण फोरमैन। बाकी रोड क्लर्क, टाइम क्लर्क, ये दोनों गलत है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर। इसमें कहा है कि पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंधन के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, A और D। ये दोनों सही नहीं है, बाकी A B और C वाला ये दोनों सही हैं। जो सही है उसको हम पढ़ते हैं। प्रबंधन को विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है और प्रबंधन का विकल्प साधारण नागरिक के लिए भी होता है। ये दोनों तो सही हैं, बाकी ये दोनों ऑप्शन, इसके अलावा A और D वाला ये दोनों गलत हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। 114 में कहा है मुख्य सूचना आयोग CIC के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। तो इसके सारे कथन जो भी दिए हुए हैं सारे सही हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही है। CIC का गठन सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत शासकीय गजट अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। CIC का जब गठन हुआ था तब से ही इसमें मुख्य सूचना आयुक्त सहित 5 आयुक्त होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, मतलब कि चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है, A B C तीनों। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर। 115 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी विधियाँ नियम से संबंधित शासकीय सूचना को प्रकट करने से प्रतिबंधित करती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, A B और C। ये क्या कह रहा है, शासकीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923। B क्या है, जांच आयोग अधिनियम 1952। C भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। बाकी पंचम वेतन आयोग ये गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जा रहा है, A B C ऑप्शन। पॉइंट नंबर। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर। इधर एक तरफ पुस्तक और अवधारणाएं दी हुई है, दूसरी तरफ उसके चिंतक का नाम दिया हुआ है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, मतलब एथिक्स ऑफ केयर। इसके चिंतक कौन है, तो कैरोल गिलिगन साहब। और सेक्सुअल पॉलिटिक्स इसके लेखक कौन है, किट मिलेट। और पावर्स ऑफ हॉरर इसके जूलिया क्रिस्टोवा। और इक्रित्यूर फेमिनिन इसके हेलेन सिचू। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 117 नंबर। इसमें एक तरफ बुक दिया हुआ है, दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया हुआ है। इसका पहला ऑप्शन सही है, ऑन वायलेंस हन्ना अरेंट ने लिखा है। रीजन एंड रिवोल्यूशन ये हर्बर्ट मार्क्यूज ने लिखा है। और हेयर डू वी गो फ्रॉम हियर इसको लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। लास्ट है द कंजर्वेटिव माइंड फ्रॉम बर्थ टू इलाइट इसको लिखा है किर्क रसेल ने। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 118 नंबर। ये इसमें मिलान करना है। इसमें एक तरफ
विचारक का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विचार दिया हुआ है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने किसका विचार दिया था? इन्होंने दिया था वास्तविक या फिर सच्ची स्वतंत्रता का विचार। तो A1 पहले ऑप्शन में भी, तीसरे ऑप्शन में। और JP नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार दिया था। तो B4, हालांकि ये तीसरे ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 119 नंबर। इसमें भी एक तरफ संकल्पना सिद्धांत का नाम दिया हुआ है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसके प्रतिपादक का नाम। तो विवेकपूर्ण संकल्प संस्थावाद के सार्वभौमिक सामान्यीकरण के पक्षधर की आलोचना ये किसने की थी? ये किए थे शॉप ने। तो पहला वाला एक पॉइंट सेकंड में, एक और दूसरे में पहले में भी है, तीसरे में भी है। और फिर ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका में कौशल प्रबंध में संस्थानिक परिवर्तन का अध्ययन, ये जो है कैथलीन थेलिन ने इसको दिया था। तो दूसरा का तीसरे में, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है और ये आ जा रहा है तीसरा ऑप्शन निकल के बाहर। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120। 120 में क्या कहा है? यहाँ पर भी मिलान करने वाला है। इसका पहला ऑप्शन सही है। रॉबर्ट कॉक्स इसको सामाजिक ताकतों, राज्य के स्वरूपों और विश्व व्यवस्था के मध्य अंतक्रिया से संबंध बताया गया है। और रॉबर्ट क्यूमन को बताया गया है सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के प्रभाव का जो विचार है, इससे संबंध है रॉबर्ट क्यूमन का। दूसरे बी का 1। और अलेक्जेंडर वेंट, इनका संबंध है सामाजिक संरचनाओं के रचनावादी विचार से। लास्ट है रॉब वॉकर, यह मुख्य बल, सातत्य और सामाजिक संरचना में दोहरा या पुनरावृत्ति से संबंध है इनका। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121। 121 में कहा गया है कि एक तरफ विचारक है, दूसरी तरफ विदेश नीति के निर्धारक। तो KJ होल्स्टी, इन्होंने राष्ट्रीय भूमिका की अवधारणा दी थी और संवेग और संज्ञान एक साथ संवेगों को उत्पन्न करते हैं, इसको दिया था जोनाथन मार्कर ने, जो कि बी पॉइंट में है। राजनीतिक अधिगम की प्रक्रिया, इसको दिया था जेनिस ग्रॉसस्टेन ने, ये तीसरे में है। और चौथा लास्ट में बचा हुआ है। तो A1 B2 C3 D4 ऐसे करके पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर। इसमें भी मिलाने वाला है। इसमें एक तरफ बुक का नाम दिया हुआ, एक तरफ उसके लेखक का नाम दिया हुआ है। तो पॉलिटिक्स एंड इथिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लेखक कौन है? राजीव भार्गव। कहाँ पर दिए हुए हैं? तीसरे ऑप्शन में। तो ए का थ्री पहला भी है, दूसरा भी है। दूसरा द इंडियन पार्लियामेंट, द इंडियन पार्लियामेंट जो है कि शंकर बेलियन ने लिखा था। कहाँ है? पहले वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में, नहीं ये वाला तो सेकंड हो जा रहा है। तो यहाँ हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 123 नंबर। यहाँ पर राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र है और दूसरी तरफ उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो पंजाब की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। 1966 कहाँ है? पहले ही ऑप्शन में दिया होगा। तो पहला वाला ए, पहला दूसरा दोनों है। दूसरा वाला भी सेम है, तीसरा वाले में सी का 4, इसमें सी का सेकंड है। तो सी में तो लद्दाख, लद्दाख आप सभी जानते हैं 2019 में आया था। तो लद्दाख चौथा चला गया, तेलंगाना चला गया 2014 में। तो ये हो गया पहला ऑप्शन हमारा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 124 नंबर। यहाँ पर भी मिलान करने वाला दिया हुआ है। लोक प्रशासन का विवेकपूर्ण विकल्प सिद्धांत, एक तरफ सिद्धांत या विचार कुछ है संबंधित है, दूसरे में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है एनटीए के हिसाब से। लोक प्रशासन का विवेकपूर्ण विकल्प सिद्धांत, इसका संबंध है, इसमें नीति विश्लेषण में अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया गया है। दूसरा, इसमें नव लोक प्रशासन में इसमें प्रतिमान और सेवार्थी की निष्ठा पर बल दिया जाता है। नव लोक प्रबंधन में इसमें निजी क्षेत्र की पद्धति का अनुसरण किया गया है। लोक प्रशासन का स्वर्ण युग, इसमें कहा गया है कि इसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत और नियम बनाए गए हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। इसमें SDG गोल और गोल एनवायरनमेंट से संबंधित है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। पाँचवें में क्या कहा गया है? लिंग जेंडर से संबंधित है। और 7वें पॉइंट में क्या कहा गया है? स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। और 10वें पॉइंट में क्या है? असमानता को कम करना। और 15 में पृथ्वी पर जीवन से संबंधित बातें कही गई हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका चौथा ऑप्शन सही है। पहले टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, फॉर रिसर्च ऑन लिबर्टी, लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, कुछ इस तरीके से चल रहा है। चौथा ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 127 नंबर। लेवियाथन पुस्तक में निम्नलिखित अध्यायों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
हालांकि ये थोड़ा हार्ड में आता है। पहला ऑप्शन इसका सही है। ऑफ सेंस ऑफ इमेजिनेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस ऑन स्पीच, इस क्रम में पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है। ए बी, कुछ गड़बड़ हो गया। पहला ऑप्शन है ABTC, ऑफ सेंस ऑफ इमेजिनेशन ऑन स्पीच, फिर उसके बाद लास्ट में ऑफ रीजन एंड साइंस है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128। डॉक्टर BR अम्बेडकर की रचनाओं को उनके कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसका डॉक्टर अम्बेडकर कालक्रम में सुव्यवस्थित करना है। इसका चौथा ऑप्शन सही है। सबसे पहले एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आया, फिर उसके बाद हु वेयर द शूद्रास, फिर आया द अनटचेबल्स और फिर लास्ट में आया फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ABDC चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर। US के संवैधानिक विकास की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यूएस का संघीय परिषद की स्थापना, US से परिसंघ अनुच्छेद का पुनः स्थापन, US के संविधान में अधिकार पत्र का घोषित करना, अमेरिका संविधान में विधियों का समान संरक्षण की गारंटी प्रदान किए जाने संबंधी 14वां संशोधन। एनटीए ने इसका चौथा ऑप्शन सही माना है। मतलब पहले बी ऑप्शन US से परिसंघ के अनुच्छेद का पुनः स्थापन, फिर USA का संघीय परिषद की स्थापना, फिर US के संविधान में अधिकार पत्र का योजित करना, फिर लास्ट में अमेरिका संविधान में विधियों का समान संरक्षण की गारंटी के संबंधी 14वां संशोधन। चौथा ऑप्शन को सही माना एनटीए ने। लास्ट है, इसके बाद है 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर में क्या है? आधुनिक पूंजीवाद के संकटों की अवधि का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका एनटीए ने पहला जवाब सही माना है। DBCA। पहले मैक्सिमो का आर्थिक संकट आया, फिर आया अर्जेंटीनाइज आर्थिक संकट, फिर आया ITC संबंधित स्टॉक में डास काम संकट, फिर आया US सबप्राइम प्रबंधन संकट। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। इसमें क्या कहा गया है? शांति स्थापना अभियानों को कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित कीजिए। इसका तीसरा ऑप्शन एनटीए सही माना है। पहले पूर्व यूगोस्लाविया में UNPROFOR, फिर रवांडा में UNAMIR, फिर दक्षिण सूडान में UNMISS, फिर थोड़ा गलत होगा। पहले पूर्व यूगोस्लाविया में UNPROFOR, फिर रवांडा में UNMIR, फिर उसके बाद डरफर में UNAMID, फिर लास्ट में आया दक्षिण सूडान में UNMISS। तो इस तरीके से शांति स्थापना अभियान का क्रम होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर। 132 कह रहा है कि स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों या फिर आयोगों को कालानुक्रमान ढंग से व्यवस्थित कीजिए। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अशोक मेहता समिति सबसे पहले आया, फिर उसके बाद GV राव समिति, फिर LM सिंघवी, फिर थिंगन समिति। इसका दूसरा ऑप्शन पंचायत समिति से जो संबंधित है सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 133 नंबर। इसने कहा है राजनीतिक दलों को उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे पहले, फिर शिवसेना, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया एनटीए के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर। एक सौ चौंसठ में क्या है? लोक प्रशासन की निम्नलिखित घटनाओं सम्मेलनों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका एनटीए ने चौथा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सही माना है। पहले आया उर्वी द्वारा लिखित द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन, फिर फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ, फिर प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ, फिर हुआ वाल्डो द्वारा लिखित पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक का प्रकाशन। तो चौथा ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो गया। अगला है 135 नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित विधायी अधिनियमों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना कौन पहले आया और कौन बाद में आया। सारे अधिनियम हैं सामने। एनटीए ने इसका दूसरा ऑप्शन सही माना है। तो सबसे पहले आया सूचना का अधिकार अधिनियम, आप सभी को पता होगा। फिर हुआ तीसरा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, फिर आया लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, और फिर आया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर। ये कथन वाला है। 2 कथन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत है। पहला है फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रेणीवाद के रूप में उत्पन्न हुआ। दूसरा है श्रेणीवाद में संघर्ष वर्ग संघर्ष के विचार को स्वीकार्यता नहीं दी गई है। हालांकि इसका फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रेणीवाद के रूप में उत्पन्न हुआ ये तो सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है। तो
कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। तीसरा ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर। इसमें एक अभिकथन दिया हुआ है और दूसरा कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन क्या है? एक मजबूत मूल परिवर्तनकारी सिद्धांत के साथ ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच एक व्यापक वैचारिक अंतर होता है। कारण क्या कह रहा है? ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक गठबंधन व्यवहार्य है। तो इसका अभिकथन तो सही दिया हुआ, लेकिन ये जो ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक गठबंधन व्यवहार है ये गलत दिया हुआ है। तो पहला तो सत्य हो जा रहा है, लेकिन जो आर है मतलब कारण वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ये सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये हमारा सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। यह भी अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन क्या कर रहा है? अभिकथन आर्थिक वैश्वीकरण समृद्धि एवं सभी के लिए अवसर को प्रोत्साहित करता है। और इसका कारण जो है यह बताया है कि आर्थिक वैश्वीकरण ऐसी मुक्त बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देती है जिससे सामाजिक एवं राजनीतिक लाभ प्राप्त होता है। तो हालांकि दोनों सही है और यहाँ पर जो कारण है यह भी अभिकथन को बता रहा है, मतलब उसकी व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन एक सही हो जा रहा है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर। यहाँ फिर से आ गया, दो कथन वाले क्वेश्चन फिर से आ गए हैं। कथन एक कह रहा है भारतीय विदेश नीति क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीयता और कार्य निर्णयन की स्वतंत्रता के बारे में सुनिश्चितता के साथ पूर्ण रूपेण संलग्न होती है। और दूसरा कथन कह रहा है कि वैश्विक ध्रुवीय संघर्ष का संरचनात्मक तर्क भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय ध्रुवीय संघर्ष के रूप में प्रतिबिंबित होता है। हालांकि यहाँ दोनों कथन सही हैं, तो हमारा ऑप्शन एक सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। फिर से अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन कह रहा है एक समपार्श्वीय समाज में असमान संरचनाएं साथ साथ अस्तित्व में होती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी होती हैं। बिल्कुल सही कहा है इसमें। और कारण में क्या बताया है कि समपार्श्विक समाज में सामाजिक परिवर्तन असंगत, अपूर्ण और अनुत्तरदायी होगी, यह भी सही है। और अभिकथन का जो व्याख्या है कारण यह भी सही बताया है, मतलब कि ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जा रहा है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इसके बाद जो है कि कॉम्प्रिहेंशन शुरू हो जा रहा है। 141 से लेकर 150 तक सारा कॉम्प्रिहेंशन है। तो कॉम्प्रिहेंशन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।